नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। पिछले 1.5 साल से हम लोग एक पैंडेमिक, एक महामारी से गुजर रहे हैं और इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं तमाम हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए इस सिचुएशन को हैंडल किया और करीब करीब वो पीक को फ्लैट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की, जहां पर नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर श्री राम जोशी साहब यहां पर आज मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि इनके एक्सपीरियंस क्या थे फर्स्ट हैंड, मतलब जिसको कहते हैं हम राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। उनसे सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। सर, जैसे कि मैं बता रहा था, इस कार्यक्रम को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक, क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा, उसकी तैयारी कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट फेज से, जहाँ ये प्रोग्राम जो पैंडेमिक हुआ उसके बाद किस किस किस्म की डिफ़िकल्टीज, किस किस किस्म के अनुभव आए आपको। देखिए, ये जो कोविड-19 की लहर दुनिया भर में आई तो फरवरी में इंडिया में भी कुछ जगह पाई गई। पहला पॉजिटिव पेशेंट जब नागपुर में पाया गया वो 11 मार्च 2020 को पाया गया। जैसे 11 मार्च को हमारे यहाँ पॉजिटिव पेशेंट पाया गया, तब तक तो हम लोग सब न्यूज़ और बाकी सब मीडिया से जानकारी लेते रहे कि क्या पोजीशन है, क्या क्या उस पर काम करना पड़ता है, क्या सिचुएशन हमने बनाना चाहिए, क्या तैयारी हमने करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ तो हम लोगों की काम करने की गति एकदम बढ़ गई। फिर ये पॉजिटिव पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसा करना चाहिए, उनके संबंध में आए हुए लोगों को कैसा टेस्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने एक क्लिनिकल मोड में ये काम शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ही जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, क्योंकि ये इतना फास्ट स्प्रेडिंग एपिडेमिक था, बहुत बड़ी महामारी का संकट दुनिया पर छा गया था, इसलिए जब लॉकडाउन करना ज़रूरी पड़ा तब लॉकडाउन की भी लोगों को इतनी आदत नहीं थी कि लॉकडाउन के लिए कितना देर तक हमें रुकना पड़ेगा, कितना समय हमें इस पे देना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी करना थी। ना प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तैयारी थी, ना लोगों के मन में ऐसी कोई तैयारी थी। तो ये जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो हमें जो हैंड टू माउथ वाले जो लोग रहते थे, इस हाथ से कमाओ और उस हाथ से खाना पीने में गुजारो, ऐसे लोगों की ज़्यादा चिंता रही। उसमें फिर ट्रैवलिंग भी रुक गया, लोग इधर उधर से माइग्रेशंस में आते रहे। तो पहला जो ये फेज़ था जिसे हम लोग मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा पाया है, उसमें हमारा फोकस इन चीज़ों में ज़्यादा था। जो माइग्रेंट लेबर थे, जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन के कारण अटक गए थे, जो काम नहीं है इसके कारण अपनी दिनचर्या नहीं निभा सकते थे, तो इन लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, उन लोगों के कैसे उनको शेल्टर दिया जाए, उन लोगों को कैसे खाने पीने की अरेंजमेंट किया जाए, और साथ ही साथ ये जो पॉजिटिव आने वाले लोग हैं इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जिसे हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेस करके इन लोगों की व्यवस्था कैसे बाकी सब लोगों से अलग इनको रखा जाए ताकि स्प्रेडिंग कम हो जाए, जिसे क्वारंटाइन सेंटर्स खोलना जाए, और साथ साथ में ही क्लिनिकली भी काम करना पड़ा। तो मेडिकल टीम का इधर काम हुआ, इधर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का काम हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हुआ। लॉकडाउन के कारण पुलिस और ये सब सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अलग वे से काम करना पड़ा। तो ये जो पहला फेज़ था हमारा मार्च अप्रैल में, और फिर धीरे धीरे अप्रैल में उसके नंबर बढ़ते गए, मई जून जुलाई जैसे जैसे पीक होते गए। हमारे यहाँ नागपुर में करीब करीब अगस्त लास्ट वीक और सितंबर फर्स्ट वीक यहाँ फर्स्ट वेव का पीक जिसे कहा जाता है वो हमने अनुभवा। तो तब हमारे यहाँ पॉजिटिव आने वाले लोगों की संख्या एकदम बढ़ गई। हमारे यहाँ जो उनको ट्रीटमेंट देना पड़ा, ऐसे ही लोगों को एडमिशन्स की भी संख्या बढ़ गई। तो तब हमें फिर हॉस्पिटल्स में क्या मॉडिफिकेशन कर सकेंगे, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल किया जा सकता है, लोगों को कैसे आसानी से ट्रीटमेंट मिल सके, ये सब चीज़ें हमें फर्स्ट वेव में
पहली बार अनुभव उसका हुआ। सभी के लिए नया था, क्लिनिकल वालों के लिए भी नया था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नया था, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी नया था। लेकिन इसमें हमने बहुत अच्छा पाया कि नागपुर के लोगों का सोशल एंगल जो है शर्मा जी, वो बहुत बहुत अच्छा, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा एंगल हमने ये पहले फेज़ में देखा। यहाँ की ऑलमोस्ट सभी फॉर्मल एनजीओज़ रहो या नॉन फॉर्मल एनजीओज़ रहो, इन्होंने हर किसी को जी जान से बचाने की कोशिश की, पूरा डेडिकेटेड वे से काम किया। बिल्कुल रास्ते के बेगर से लेकर तो माइग्रेंट लेबर्स तक, आप किसी को भी बोलो तो सब लोगों का एक ही कहना था कि नागपुर में जो अगर कोई भी है तो हम उसे कभी भूखा नहीं रखेंगे। लोगों ने अपनी तरफ से खाना बनवाया, खाना खिलाया, काफ़ी एनजीओ सामने आई। अभी हमारे यहाँ ऐसा था कि देश भर में नॉर्थ इंडिया में जो लोग थे वो लेबर्स करके काम करने वाले साउथ में काम कर रहे थे, जैसे साउथ के अपने चारों स्टेट में काम करने वाले या महाराष्ट्र में भी काम करने वाले, तो ये लोग चलते चलते वापस जाने लगे, अपने पैदल ही निकले थे। तो उनके लिए सब नागपुर वॉज अ सेंटर, हर किसी को जाना है तो वहाँ नागपुर जाना है, हाँ यहीं से गुजरते हैं। पैदल भी जाने वाले, कोई ट्रेन से कोशिश कर रहे, कोई बसेस से कोशिश कर रहे, कोई ट्रकों से कोशिश कर रहे। तो इन लोगों के लिए हमारे यहाँ चारों तरफ से, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री से नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज़ रहो, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन रहो, रोटरीज लायंस जैसे क्लब्स रहो, इन लोगों ने कुछ बड़े बड़े एनजीओज़ रहो, कोई नॉन फॉर्मल एनजीओज़, मतलब 4-5 दोस्त लोग सामने आ गए, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया ग्रुप बना के। तो ये जो अंदाज़ था नागपुर का वो एकदम बढ़िया था। इन लोगों के जब ये लोग अपने अपने गांव पहुँचे, भले वो यूपी में रहो, बिहार में रहो, तब वहाँ से भी हमें उनके मैसेजेस हो रहे थे कि हम लोगों ने 8-8, 10-10 दिन तक हम लोग चलते फिरते आ गए, लेकिन हमें जो व्यवस्था नागपुर में मिली वो हमें कहीं नहीं मिली। काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा वो सब। इतनी जो मेहनत थी इन लोगों की, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, वो सब फलित उसका अच्छा निकला। सर मतलब हम कह सकते हैं आपकी बातों को सुनकर कि ये एक ऐसी स्थिति थी जहां स्कूल के बच्चे को आउट ऑफ कोर्स एक एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे, उसको नहीं आया, हाँ, फिर भी अटेम्प्ट करके निकल गया वो। जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बाकी सब चीज़ों में एसओपी बनाई जाती है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस। तो ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस इस चीज़ के लिए थी ही नहीं। नोबडी हैज सीन कि ये एपिडेमिक कोरोना कोविड कैसा हो सकता है, तो देयर वाज नो एसओपी। तो फिर उसको बनाया, हाँ, जिसे आप बोल रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में एग्ज़ाम के लिए जब जाते हैं तो उनके लिए सामने एक कोर्स होता है कि ये फलाना लेसन है, इसको पढ़े तो हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। तो ऐसे हमारे यहाँ कोई था ही नहीं। तो अनुभव, एक दूसरे से बातें शेयर करना, क्लिनिकल लोगों से उनसे हिंट्स लेना और अपना काम आगे बढ़ाना। सर इस एक्सपीरियंस को आपने सेकेंड फेज का, जब कोविड स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो उसको आपने इम्प्लीमेंट करते हुए कोई दिक्कतें पाई, या फिर बाद में आपके पास एक रेडीमेड सिस्टम था उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया? हाँ, जैसे फर्स्ट वेव का पीक मैंने जब जैसे बोला कि अगस्त सितंबर के दौरान हमारे यहाँ पीक था। पीक मतलब हमारे यहाँ पॉजिटिव की संख्या भी काफ़ी थी। उसके साथ साथ हम लोग CFR कहते हैं, मतलब फैटिलिटी रेट, केस फैटिलिटी रेट, कितने पॉजिटिव आते हैं, कितने उसमें से डेथ होते हैं, वो भी हमारा काफ़ी, मतलब वो ज़्यादा रहना अच्छा नहीं है लेकिन था तब। तो वो सिचुएशन हमारे लिए बहुत बुरी थी। लेकिन फिर हमें थोड़ा अंदाज़ आया है कि अभी तब हमने जो कोशिश है कि कर के सितंबर तक अपने आप को थोड़ा हॉस्पिटल्स की पोजीशन, क्वारंटाइन सेंटर्स की पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ के रखना, NGOs को जोड़ के रखना, ये सब जो हमारे पास अनुभव था वो हमें सेकंड वेव में अच्छा काम आया। लेकिन सेकंड वेव में ये सब नंबर और बढ़ गया, मतलब हम लोग हो गया। हाँ, ये जो म्यूटेशन हुआ है वायरस का, उसके कारण जो नेक्स्ट म्यूटेंट आया उसमें स्प्रेडिंग कैपेसिटी और ज़्यादा थी। तो उसके कारण जो संख्या थी पॉजिटिव आने की वो लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये न्यू ग्राफ, तो उसका एकदम ऐसी ही ग्राफ में रूपांतरित हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव आने के कारण हमें फिर से कुछ नए एक्सरसाइज करना पड़ा हमें। और पहले इसमें हमें ऑक्सीजन वगैरह की शॉर्टेज
पहले वेव में नहीं महसूस हुई, क्योंकि हमारे लिए पहला वेव पैनिकनेस था, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स कम थे। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काफ़ी है नागपुर में, जीएमसी जैसी बड़ी संस्था है, आईजीजीएमसी है, मेयो, एम्स का जो नेशनल इंस्टीट्यूट होता है वो भी यहाँ पर है। हमारे कॉरपोरेशन के छोटे मोटे 5-6 हॉस्पिटल्स हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था पहले वेव के कारण। हमारे हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन जो है कमिश्नर साहब एनएमसी के, उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन सेकेंड वेव के पहले ही करके रखा है। यहाँ जो टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स है हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर, उन्होंने भी इसको पहले से ही कोशिश की कि सेकेंड वेव में हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए। पॉलिटिकली भी गार्डियन मिनिस्टर्स, बाकी मिनिस्टर्स, बाकी लोग यहाँ महापौर, इनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन सेकंड वेव में रहा, ताकि हमको सेकंड वेव में भले ही ज़्यादा मेहनत पर काम करना पड़ा, ज़्यादा काम करना पड़ा, क्लिनिकली ज़्यादा काम करना पड़ा, तो लेकिन कोऑर्डिनेशन अच्छा रहने के कारण वहाँ हम लोग ज़्यादा काम कर सके। सिर्फ हमें सेकंड वेव में हमें दिक्कत आई ऑक्सीजन शॉर्टेज, जो कि हमारे हाथ में कंट्रोलिंग नहीं था, ऑक्सीजन यहाँ नहीं बनता था। सेकंड वेव में जो मेडिसिन थे, मतलब जैसे रेमडेसिविर होता है या टोसिज़ोम होता है, इनका शॉर्टेज था। तो इनको टैकल करने के लिए हमें सेकंड वेव में ज़्यादा दिक्कतें आई। सेकंड वेव में एक और बड़ी मुसीबत आई सर कि उससे एसोसिएटेड, कोविड-19 से एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस की भी बात चलने लगी और कई सारे पेशेंट्स एडमिट होने लगे। तो इन चीज़ों को आपने कैसे टैकल, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, म्यूकरमाइकोसिस पिछले इसमें नहीं था। हाँ, कैसा है कि दो आई एम नॉट मेडिको, लेकिन जो हमारे यहाँ टास्क फोर्स बनाया गया है, मतलब नागपुर के कुछ अच्छे जाने माने डॉक्टर्स को लेकर और सब बड़े इंस्टीट्यूशंस के डीन्स जैसे जीएमसी के, आईजीएमसी, इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लेके टास्क फोर्स बनाया गया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन उनकी हर चीज़ में क्लिनिकली उनका एडवाइस लेते हैं। तो जैसे ही ये सेकंड वेव में हमें रेमडेसिविर और टोसिज़ुमाब का शॉर्टेज और ये सब महसूस होने लग गया, वैसे ही ये म्यूकरमाइकोसिस भी एक नया चीज़ हमारे यहाँ आने लग गया। तो यू आर अनप्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ, म्यूकरमाइकोसिस ऐसा था कि जब क्लिनिकली हम लोगों ने इन सब एक्सपर्ट्स, नागपुर में काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मदन कापरे इज़ अ वेरी किंग इन ENT फील्ड। डॉक्टर निखाड़े हु इज़ टास्क फोर्स चेयरमैन ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, सरनाइक सर है, भुरचुंडी सर है, ये सब लोग अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर हैं। इनसे ही सलाह मसलत करते करते हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना शुरू कर दिया। म्यूकरमाइकोसिस, उनके कहने के हिसाब से म्यूकरमाइकोसिस उनके लिए नया नहीं था, लेकिन वो स्प्रेडिंग ही नहीं होता था। म्यूकरमाइकोसिस वाज इन द बुक, उनके लिए वो किताब में उसको पढ़ा नहीं था, किसी उनको पढ़ा था, उन्होंने उस पर डिस्कस किया था, उन्होंने चर्चाएं की थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत बहुत ही रेयर होती थी। जैसे साल भर में 5-10 पेशेंट्स ऐसे शहर में निकल आते थे जिस पे उनको काम करना पड़ता था। लेकिन अभी ये सेकंड वेव में, सेकंड वेव का भी लास्ट स्टेज था जहां म्यूकरमाइकोसिस डिटेक्ट होना शुरू हुआ। मतलब लोग सेकंड वेव से ठीक होकर घर जाने के बाद पता चलता था कि ये म्यूकरमाइकोसिस से भी अफेक्ट हुए। कहना ये है कई लोगों का कि जैसे एक्सपर्ट्स का कि रेमडेसिविर जो स्टेरॉयड है और स्टेरॉयड से इम्यूनिटी पावर वैसी कम हो जाती है, उसके कारण इन कोविड पेशेंट्स को ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का। हाँ, हमारे भी एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो है टास्क फोर्स है वो भी यही कहते हैं कि हमारे पर्यावरण में भी म्यूकस होता है, जो तो फंगस होता ही है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फंगस हमें इफ़ेक्ट नहीं करता। जब हमारी इम्यूनिटी ही कम होती है, भले किसी भी वे से वो इम्यूनिटी कम हुई है, कोविड से हुई है या ऑक्सीजन के ज़्यादा यूज़ से हुई है, आईसीयू में होने के कारण इन्फेक्शन हो या स्टेरॉयड के यूज़ के कारण हो, लेकिन ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई जो बॉडी, उसी को वो पकड़ ले रहा है। लेकिन इसमें भी देखिए हम लोग थ्रोट में, डेंटल में, कैविटी में, साइनस में, फिर आँखों में और ब्रेन में, यहाँ सब जगह इसके फैलाव हो रहा है और हो रहा था। तो अभी हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट कमेटी है इसमें काम करना उन्होंने भी शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे इसमें हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। इसके बाद वाइट फंगस की बात हुई, येलो फंगस की बात हुई, और इससे चलते चलते हम लोग आजकल पीक को करीब करीब फ्लैट करने में सक्सेसफुल हुए। मतलब द क्रेडिट गोज टू यू पीपल ऑल्सो, क्योंकि आपने जो बिहाइंड द स्क्रीन वाला काम किया वो सराहनीय काम है। क्रेडिट तो नागपुर के सिटीजन्स को भी
बहुत ज़्यादा है, सभी सिटीजन्स को पर्टिकुलरली जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा काम कर रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं हम लोग, लेकिन देखिए हमारे यहाँ पहले फर्स्ट वेव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में 2000 लोगों के टेस्ट कर सकते थे। हमारे अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे इंचार्ज कमिश्नर साहब ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, और ज़रूरी भी है सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग टेस्ट कर यू गेट अ करेक्ट पिक्चर। हाँ, करेक्ट पिक्चर आने के लिए, लोगों के मन से वो डर निकालने के लिए, उन्होंने हम लोग ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनको ट्रीट कर सके। अगर कोई पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो तुरंत उनको हम लोग इन्फेक्शन फैला नहीं कर सके। इस वजह से हमें एकदम 1,500-2 हज़ार के टेस्ट से आज हम एकदम 20-20 हज़ार तक टेस्ट पर डे करने लग गए। तो उसका हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। लेकिन सिटीजन्स ने भी हमें बहुत इसमें सपोर्ट किया। जैसे कि हम लोग एकदम फर्स्ट वे में हमारे पास 10, 12, 20 टेस्टिंग सेंटर्स थे, तो आज हमारे पास 80-90 टेस्ट सेंटर्स है। तब हम लोग स्टेशनरी ही टेस्ट कराते थे, बाद में हमने उसको एम्बुलेंस में या मोबाइल वैन्स भेज के टेस्ट करना शुरू किया। अभी तो हम लोग मार्केट में जाके भी, हमारे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट हो गए कि वहीं काम करने वाले लोगों से बात कर लेते, चलो आप 10 लोग इकट्ठा आ जाओ, आपके टेस्ट कर लेते। लोग भी खुद होके आ जाते, यहाँ बैठे हुए जो भी चेयर बैठ जाओ आप, उसका स्वैब लेके भेज देते हैं, तुरंत हमें नेक्स्ट डे तक उसका रिपोर्ट मिल जाता है। करेक्ट इवैल्यूएशन भी है सर, मतलब ये कह देना कि हमने किया ही नहीं, वो गलत होगा। हमने किया है, हम लोग करके जब हमारा भी कॉन्फिडेंस, मतलब सिटीजन का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो यार मैंने टेस्ट करा लिया, अभी मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया हूँ। लेकिन निश्चिंत हो गया का ये मतलब नहीं कि हम लोग SMS से दूर है, मतलब जो त्रिसूत्री होता है ना, SMS मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉर मैसेज एंड फॉर सैनिटरी, ये जो त्रिसूत्री, इसको तो हमें कंटिन्यू करना ही है। तो आप देख रहे हैं कि ये सेकंड वेव में हम लोग करीब 5,000 पॉजिटिव पेशेंट्स पर डे तक पहुंच गए थे सिटी में ही। वो आज एकदम 120 के बीच में तक हम लोग आ चुके हैं। बहुत फ्लैट होते जा रहा है। धीरे धीरे इसको और कम करने की कोशिश जारी रहेगी। इन अनुभवों को सर आप थर्ड फेज में, क्योंकि संभावित थर्ड वेव जो है उसकी बात करते हैं, अक्टूबर के आसपास में आने की चांसेस है, तो इसके लिए किस किस्म की तैयारियां अभी से आपने करनी शुरू कर दी? बिकॉज नाउ यू हैव गॉट 2 एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट फेज सेकंड फेज का। हाँ, अभी प्रशासन के पास और सिटीजन्स के पास भी बहुत सारा अनुभव है। पहले वेव में भी लोगों ने देखा हुआ है, सेकंड वेव में देखा हुआ है। बहुत लोगों ने अपने आस पड़ोस घर में किसी की जान भी इसमें गंवाई है। तो लोग थर्ड वेव के लिए ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा तैयार रहना चाहते हैं। प्रशासन ने भी, पर्टिकुलरली महानगर पालिका ने, जिला में भी, ये लोग, हमने कोशिश की कि थर्ड वेव अगर आ सकती है तो किस चीज़ पे आ सकती है। अभी हमने जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है, ये वैक्सीनेशन अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं तो हमारा थर्ड वेव का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। तो अभी जैसे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग 45+ का जो पॉपुलेशन है उनको हम लोग पूरा वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज नागपुर जैसे शहर में हमारे यहाँ करीब 96 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। मतलब उसको हम लोगों ने पहले जैसे सीमित रखा था हॉस्पिटल्स तक, फिर सीमित रखा कुछ परमानेंट लोकेशंस तक, छोटे दवाखाने तक, आउटपोस्ट तक। बाद में फिर हम लोगों ने उसको सोशल एंगल दे के, मोहल्ले में रहा, अगर कोई स्कूल की इमारत है तो वहाँ भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, कहीं हमारे समाज भवन है वहाँ कर दिया। तो ताकि लोगों को अपने घर के पास में वैक्सीनेशन सेंटर है तो अप्रोच भी इजी हो जाए और दे विल गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड। तो इसमें हम लोग कोशिश यही जारी रहेगी कि 45+ का ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन कवर किया जाए, ताकि, और दूसरा ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द वे, और जो पहले पॉजिटिव आ चुके हैं, ये दोनों का इम्पैक्ट हमारा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाता है। अगर 45+ का भी अगर पॉपुलेशन पूरा हम लोग कवर कर सके, ऑलमोस्ट 100% के करीब अगर जा सकते हैं, तो हर फैमिली में 45+ का कोई तो मेंबर होता है, तो उनके कारण फैमिली में हर्ड इम्यूनिटी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल लोगों को हम लोग वैक्सीनेट करने की कोशिश करें, एटलीस्ट 45+ को। इस वैक्सीनेशन पर से याद आया सर कि आपने 18+ वालों को अभी तक कंसिडर नहीं किया, या फिर बाद में वैक्सीन डोज शॉर्टेज हो गया, या ऐसी कौन सी दिक्कतें आई क्योंकि आपको कुछ दिन तक तो वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बंद करने पड़े 1-2 हफ्ते के लिए? हाँ, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन
इज़ अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। राइट। जिस सेंट्रल गवर्नमेंट से जो वैक्सीनेशन अवेलेबल किया गया था वो था 45 प्लस के पॉपुलेशन के लिए। राइट। और वो पॉपुलेशन स्टेट ने सभी जैसे जैसे उनको मिलता था इकट्ठा, तो सब जैसे 130 करोड़ जनता के लिए अगर 260 करोड़ डोज लगते हैं तो इकट्ठा तो इतना प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन होता था वो रेशो में सभी शहरों को, सभी ज़िलों को सप्लाई होता था। जैसे हमारे यहाँ नागपुर शहर में हर 2-4 दिन के बाद एक 10,000 20,000 वायल्स आते हैं, फिर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते सेंटर्स पे जाके लोगों को एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये करते समय पहला तो फोकस था नेचुरली सीनियर सिटीजन्स, राइट। जो कि बहुत राइट पॉलिसी थी। ये सीनियर सिटीजन के भी पहले हेल्थ केयर वर्कर को लिया गया था। हाँ, क्योंकि ये तो रोज ही दिन रात उनके साथ पॉजिटिव संपर्क में लोगों है। के संपर्क में रहने वाला वर्क था। बाद में फिर फ्रंट लेवल वर्कर को दिया गया जो भी पॉजिटिव से इनडायरेक्ट संपर्क में रहता था। और फिर जब सिटीजन्स का मौका आया तो सबसे पहले बहुत राइटली उसको डिसाइड किया कि 60 प्लस पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग जब डेथ का एनालिसिस करते थे तब हमें पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स जो है वो इसमें ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो ज़रूरी था कि उनको वैक्सीनेशन करने के लिए पहला चांस दिया गया। 45 प्लस फिर 45 प्लस का है। अब 45 प्लस का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी है। जैसे नागपुर का हम लोग अगर पॉपुलेशन 28 लाख करीब करीब पकड़ते हैं, 2011 का सेंसस तो हमारा 24.5 लाख कहता है, लेकिन अगर आज तक बढ़ा हुआ पॉपुलेशन हम लोग 28 लाख पॉपुलेशन कहते हैं, तो 20 से 22% पॉपुलेशन 45 प्लस होती है। तो उस हिसाब से हमारा 5.5-6 लाख के करीब करीब हमें लोगों को 45 प्लस के लोगों को एटलीस्ट फर्स्ट डोज उनको मिल जाना है। फर्स्ट डोज आ गया तो उनका इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, उनके एंटीबॉडीज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो दे विल बी कंफर्टेबल। फर्स्ट डोज की बात की सर आपने, तो आइडियली गैप कितनी होनी चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड डोज में, क्योंकि इसको भी लेके कंट्रोवर्सी चलती है। नहीं, ये तो उसके लिए जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है अपने, है ना, ICMR हो, WHO हो, जो इस फील्ड के एकदम माहिर समझे जाते हैं, एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस वैक्सीन्स पर काफ़ी रिसर्चेस किए हैं, उन्होंने जो डायरेक्शंस दिए वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली फॉलो करते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली ऐसा है कि हमारे यहाँ 2 वैक्सीन अभी चल रहे हैं नागपुर में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड के लिए जब हमने अगर पहला डोज जिस दिन लिया हुआ है वहाँ से कम 12 हफ्ते, मतलब 84 दिन 84 डेज़ के बाद ही हम लोगों ने सेकंड डोज लेना चाहिए, ताकि उसका बूस्टिंग इफेक्ट जो होता है सेकंड डोज का वो सही हो। मतलब रफली 3 मंथ्स के बाद। हाँ, 84 मतलब 7 हफ्ते के 12 हफ्ते के बाद, 12 हफ्ते के बाद, इट्स अराउंड 3 मंथ्स। और कोवैक्सीन जो है उसका 28 डेज़ के बाद का जो सेकंड डोज होता है वो काफ़ी अच्छा बूस्ट करता है। तो हमारे यहाँ कुछ कोवैक्सीन भी चल रहा है और कोविशील्ड भी चल रहा है, तो दोनों इससे अच्छा। क्या अनुभव है सर, कौन सा, विच वन इज़ बेटर? क्योंकि अभी तो लोग उसको भी लेके कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, दोनों के रिजल्ट्स बहुत सही है। देखो हमारे यहाँ लाइक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ महानगर पालिका, हमारे यहाँ करीब 14,000 लोग थे, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लेवल वर्कर, और सभी लोग काम कर रहे थे। अब ये इनमें जब फर्स्ट फेज़ में हम लोग देखा गया तो हमारे यहाँ जितने पॉजिटिव लोग आए थे उसमें से 350-400 लोग क्रिटिकल लेवल तक गए थे। ओह गॉड। क्योंकि तब वैक्सीनेट नहीं हुआ था। लेकिन ये सेकंड वेव जब आया उसके पहले हमारा मैक्सिमम स्टाफ जो था वो वैक्सीनेट हुआ। हेल्थ केयर वर्कर तो मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स दोनों डोज प्रायोरिटी पे, फ्रंट लेवल वर्कर थे उनके भी काफ़ी लोगों के एक तो भी डोज हो चुका था। तो उसके कारण अभी सेकंड वेव में हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं आया, ऐसे नहीं, वो तो वायरस को थोड़ी पता है आपने वैक्सीन लिया है, वो तो आपको अफेक्ट करेगा ही, लेकिन वो स्प्रेडिंग जो है वो कम उसको कंटेन कर सके, उसको कंटेन कर सके, उसको क्रिटिकल की तरफ आपको नहीं ले जाता है, वो आपको जल्दी से जल्दी ठीक कराना में। तो अभी हमारे यहाँ पॉजिटिव आते लोग अभी भी काम कर रहे हैं, फील्ड पर है, हेल्थ केयर वर्कर भी काम कर रहे हैं, वो भी फील्ड पर है, फ्रंट लेवल वर्कर भी है, अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये सब अभी जो भी पॉजिटिव आता है वो एकदम माइल्ड अफेक्ट होता है, 10-15 दिन का अपना रेस्ट लेके फिर से काम में आ जाता है। अभी क्रिटिकल की तरफ जाने की संभावना करीब करीब खत्म हो गई है। सर 18 प्लस के लिए क्या प्रोग्राम्स है आपके पास और उसको कब इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि अभी वायल्स जैसे आपने कहा आने लग गए हैं। हाँ, अभी जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो गवर्नमेंट सप्लाई है वो फ़िलहाल 45 प्लस के लिए ही है। वो हमारे जो 96 सेंटर्स आज हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर 45 प्लस के लिए फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो, वहाँ उनका
एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। अभी एक पॉलिसी ऐसी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आल्सो कैन परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ। तो उस हिसाब से कुछ हॉस्पिटल्स परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर से। अपने यहाँ जैसे भी किंग्सवे ने शुरू कर दिया है, एक कैंसर हॉस्पिटल है, उन्होंने भी लेना शुरू कर दिया। नहीं, अभी 7 स्टार को भी मिलने का है, लेकिन दे आर ट्राइंग। वो अपने अपने मैन्युफैक्चरर कंपनी से लगातार अप्रोच कर रहे हैं, जिन्हें मिल जाएगा वो शुरू कर देंगे, लेकिन दे आर पेड सेंटर्स। लेकिन हमारे जो जैसे ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आ जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये फ्री भी सब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारे गवर्नमेंट सेंटर से होगा। जी सर, वैक्सीनेशन डोज की बात की आपने, ट्रीटमेंट की बात की आपने, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं और वो है कोऑर्डिनेशन। अब कई सारे एजेंसी से, कलेक्ट्रेट से भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कमिश्नरेट से भी करना पड़ता है, अदर एनजीओज़ है, अदर एजेंसीज है, तो इनको आप कैसे टैकल करते हो, या क्या अनुभव आए कि किस किस्म का कोऑपरेशन मिला या नहीं मिला? देखिए, महानगर पालिका इटसेल्फ इज़ अ सेल्फ गवर्नमेंट जिसे कहते हैं ना, लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी में काम करते समय वैसे भी कोऑर्डिनेशन की तो हर स्टेप पे ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले सभी लोगों को, हमारे यहाँ के पॉलिटिकली बाउंडेड नगर सेवक और महापौर तक लोगों को, सभी को कोऑर्डिनेशन की आदत से हो गई रहती है। और अभी तो ऐसा मौका था कि हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत थी वो सब लोगों ने, क्योंकि ये सब एजेंसीज का मोटो जो था एक ही था कि ब्रेक द चेन। राइट। तो आई वाज कमिंग टू द पॉइंट। हम अभी यहाँ हमारे पालक मंत्री साहब हैं, जिन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करीब करीब हर वीक में 1 या 2 बार वो उसका आढ़ावा लेते थे, जान लिया करते थे हमारे डिफ़िकल्टीज़, उसमें क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो कहते थे। हमारे जैसे कॉरपोरेशन के मेयर साहब हैं, वो लगातार हमसे हर चीज़ पे डिस्कस करके हमें ये दिशा में जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, यहाँ हमें क्या दिक्कतें हैं, ये कैसे हम लोग सॉल्व कर सकें। रेगुलर मीटिंग्स, बहुत रेगुलर मीटिंग। हमारे डिविजनल कमिश्नर जो कि डिवीज़न के इंचार्ज होते हैं, ही हिमसेल्फ इज़ अ मेडिको ऑल्सो, तो उनका तो बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, है मतलब, और एक मेडिकल प्रोफेशनल। तो मेडिको लोगों को अपने एक करीब वाले, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिको ये थोड़ी अलग अलग विंग हो जाती है ना, तो उन दोनों को एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन में, वेवलेंथ में थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन वी वर इनफ फॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ हमारे डिविजनल कमिश्नर वाज हैविंग अ मेडिको बैकग्राउंड, खुद भी वो MBBS डॉक्टर, ही कुड अंडरस्टैंड कि क्या, हाँ, मतलब टेक्निकल टर्म्स आल्सो ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन शेयर विद देम आल्सो, ही कैन हैव द बाकी लोगों से भी डिस्कस करके वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे आसानी किया। तो ही यूज्ड टू टेक अवर मीटिंग्स एटलीस्ट वंस इन अ वीक। यहाँ नागपुर कोई छोटा शहर नहीं है, तो यहाँ अलग अलग मतलब मॉनिटरिंग हो रहा, तो उसके कारण सब लोग अपने अलर्ट थे और सब लोग हमें, जैसे यहाँ पर हमारे एक्स CM भी नागपुर के हैं, फडणवीस साहब है, गडकरी साहब है, इनका अनुभव का हमें इतना ज़्यादा, इनका विज़न जो है इनका, उसका भी हमें बहुत बहुत फ़ायदा हुआ प्रशासन को। तो इस सभी को मिलकर अपना पॉलिटिकल एंगल छोड़ के इन लोगों ने सामने आए और एज अ सोशल वर्कर उन लोगों ने काम किया, नॉट ओनली एज अ पॉलिटिशियन बट एक सोशल वर्कर करके वो सामने आए, सभी लोगों को फेस करने लग गए। लोग तो कैसे अभी जिनके यहाँ गुजरती है उनको पता, तो वो तो बहुत पैनिक हो जाता है, वो कभी बहुत रूठ जाता है, कभी प्रशासन पे कभी शासन पे, लेकिन फिर भी ऐसे हालात में भी उनको सपोर्टिंग रोल की जो प्रशासन और शासन की तरफ से ज़रूरत थी वो इन सब लोगों ने बहुत अच्छे इसमें किया। सबसे अच्छा रोल हमारे यहाँ रहा NGOs और चैरिटीज़ का, जिन्होंने एकदम शुरुआत से, मैंने कहा ना जैसे माइग्रेंट से उन्होंने जो शुरुआत किया, तो वो अभी हमारे यहाँ क्या था, देखो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैन पावर इन मेडिकल फील्ड। राइट। किसी के पास डॉक्टर्स कम मिल जा रहे हैं, कहीं नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल रहा है। ये दिक्कतें हमें भी जब सेकंड वेव शुरू हुआ तब हमें भी थोड़ा सा इनिशियली लगा। प्लस रिसेंटली जो इंटर्न्स ने स्ट्राइक कर लिया था, हाँ वो तो पर्टिकुलरली JMC के लिए था, लेकिन बाकी भी तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे, मतलब नागपुर में क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैन पावर क्यों हमें अवेलेबल हो गए। तो हमने 2 चीज़ें अलग की। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से MBBS डॉक्टर को नेशनल हेल्थ मिशन से अगर 60,000 रुपये सैलरी कोविड में दी जाती है,
तो महानगर पालिका ने उनको टॉप अप कर दिया कि चलो हम लोग आपको 1 लाख देते हैं, 60,000 वहाँ का, 40,000 हमारे यहाँ का। तो जो 60,000 में नहीं आना चाहते थे काम पे, वो 1 लाख रुपए सैलरी दे के काम पे आने लगे। सेम थिंग विद नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, जो भी कोविड से रिलेटेड स्टाफ है, इन सबको महानगर पालिका की तरफ से टॉप अप कर दिया, मतलब उनको थोड़ा सा एडिशनल सैलरी दे दी, तब जाके हमें स्टाफ मिलने लग गया। वॉक-इन इंटरव्यूज़ के जरिए हमें ये स्टाफ मिल गया। इसके साथ साथ हमें फिर लगा कि जब हम लोग छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स के लिए हम जो जाहिरात और ये निकालते थे कि आइए हमको डॉक्टर चाहिए, हमें कोई फिजिशियन चाहिए, हमें 4 MBBS डॉक्टर चाहिए, तो वो पहले लॉट में कुछ लोग आते थे और फिर सोचने लगते थे कि मुझे कहाँ ड्यूटी दी जाएगी, किसके साथ मैं काम कर नहीं सकूँगा, तो वो रिलक्टेंट थे ज्वाइन करने से। तो फिर हमारे यहाँ हमारे डिवीजन कमिश्नर साहब ने और मेयर साहब ने मिलकर एक ऐसा पॉलिसी ली कि चलो हम लोग एक फलाना हॉस्पिटल किसी NGO के जरिए चलाएंगे। मतलब NGO का बहुत ज़्यादा वहाँ रोल नहीं रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन का रोल। तो NGO विल सजेस्ट कि सर ये फलाना डॉक्टर भी यहाँ काम करना चाहते हैं, ये भी जानते हैं, तो वो NGO से जुड़े हुए जो मेडिको प्रोफेशन के लोग थे वो वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो NGO उनको कहता था कि आप कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन कर लीजिए, आपको यहाँ अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, हम लोग सब मिलके ये हॉस्पिटल चला सकेंगे। तो हमारे जो कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं 5-6, उसके अलावा भी हम लोग ऐसी हॉस्पिटल्स शुरू कर सके। जैसे हमारे यहाँ KT नगर का हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ 5 पौली पुलिस स्टेशन एरिया में हमने एक DCHC शुरू किया है, 5 पौली मैटरनिटी होम है। ये हम लोग ऐसी ही किसी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के NGO के साथ मिलकर, उन्होंने जो मेडिकल टीम हमको अवेलेबल करके दी, उनको हमने वहाँ अपॉइंट किया ताकि वो चल सके। ये तो इंडिविजुअल लोगों को मिलना बहुत मुश्किल था। क्योंकि सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ओनर्स है वो कहने लगे कि हमने काफ़ी सेवा कर लिया, हमारे बिल्स भी हमको हिसाब से जो चाहिए था नहीं मिला, तो कोऑपरेट नहीं करेंगे, इस किस्म की बातें भी हुई। तो इसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कोविड को टैकल करने के लिए जो फीस रखी गई थी उसको कैपिंग किया हुआ है। तो मतलब ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो कैन थोड़ा सा खर्चा करके अपनी अच्छी ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये बहुत एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन उसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग में, नहीं हम तो इतना कम खर्चे में नहीं कर सकेंगे वगैरह, इसके कारण कहीं पर इश्यूज़ आ गए। उसमें ऐसा था कि 80% जो बेड्स होते हैं उनके अवेलेबल, उसके लिए ये कैपिंग वाले चार्ज है, और जो 20% है उनके लिए उनके रूटीन रेट्स हैं। तो वो 20% में हायर रेट्स भी कर सकते थे। फिर लोगों में संभ्रम होता था कि मैं 80% में मुझे इतना पैसा देना है, लेकिन अगर वो उन्होंने 20% में एडमिशन ली है तो उनका हायर रेट जाता है। तो इसके बावजूद अगर कोई, इसमें तो थोड़े लिटिगेशंस भी हो गए हमारे यहाँ। और एक अच्छी बात हुई कि हाई कोर्ट ने एक सुमोटो PIL दाखिल करा लिया, और ये सुमोटो PIL के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ डायरेक्टिव्स दी गई। जिस लेवल पर हम लोग नहीं कोशिश कर सकते थे, वहाँ हमें ये हाई कोर्ट के जरिए मिले हुए डायरेक्शंस के कारण थोड़ी आसानी हो गई। तो इसमें हाई कोर्ट ने भी उन लोगों को ये 80% 20% के लिए डायरेक्टिव्स दिए। उस हिसाब से जो हमें रेमडेसिविर का और ये ऑक्सीजन का सप्लाई जो था, उसमें भी हमें ये डायरेक्टिव्स के कारण अच्छी खासी मदद मिली। तो काफ़ी कोऑर्डिनेशन के मुद्दे ये PIL के कारण भी हमें आसान से हो गए। तो हम कह सकते हैं कि आप जो है NMC में मेंटर्स बनने लायक हो गए हो, क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर उनको गाइडलाइंस दोगे। हाँ, अभी तो हम लोग थोड़ा सा सभी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे क्लिनिकल टीम का, हमारे टास्क फोर्स का, जो भी फील्ड पर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि चलो नहीं हम लोग कर सकेंगे, मतलब बड़े भाई बन गया। हाँ। तो मतलब ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, ज़्यादा लोगों को हमने टैकल किया, ज़्यादा पेशेंट्स को सिटी ने हैंडल किया। हमारे यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा। हमारे यहाँ क्लिनिकली एक्सपर्ट्स जो है, अभी इसमें देखिए हमारे यहाँ, जैसे मैंने ये कहा कि ये हमारा माइग्रेटरीज़ का जैसे एक एक्सेप्शनल काम था, ये हमारा मैन पावर का जैसे हमने अलग कुछ ये किया, वैसे हमारे यहाँ का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन लोगों के साथ जोड़कर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो एक्सेप्शनल था। उन्होंने एक फेसबुक लाइव पर हमारा रोज़ घंटा 2 घंटे का वो लोग 2-2 डॉक्टर्स आके लोगों की जो भी
क्योंकि ये पेंडेमिक है, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती कि फलाना हुआ तो मैं क्या करूँगा, आंखें में तकलीफ हुई, जैसे म्यूकरमाइकोसिस बोल रहा है, इसके पहले कोविड के सिम्टम्स के बारे में कहा जाता था। तो हर इंसान को अपनी अपनी अलग अलग दिक्कतें जो होती है वो शेयर करना चाहता है किसी मेडिकल एक्सपर्ट से, हमें उसका ओपिनियन मिले। और ये IMA के जरिए उन्होंने फ्री ओपिनियन के लिए रोज़ नागपुर के 2 बड़े जानकार डॉक्टर्स बुलाते थे और वो फेसबुक लाइव पर अपना डायरेक्शंस किसी भी सिटीज़न के लिए ओपन रखते थे। तो इस तरह हमें IMA हो गया, विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशंस हो गए, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और ये तो है ही, इन लोगों से भी क्लिनिकली बहुत हेल्प सिटीजन्स को मिली। NMC ऐप कितना काम आया सर आपके? मतलब काफ़ी कुछ उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। NMC ऐप जो बनाया, हाँ, वो हाउ यूजफुल वाज इट? NMC ऐप वो अलग अलग NMC ऐप नाम का अलग ऐप नहीं है एक्चुअली। NMC के लिए हमारा जो ग्रीवेंस ऐप था वो अलग था, दैट वाज NMC ऐप। ये जो चीज़ें हमने बनाई है, इसका हमारा यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ बेड अलॉटमेंट के लिए, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इनके सप्लाई को। जैसे अभी किसी लेमैन के यहाँ अगर कोई घर में कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट करता है और वो चाहता है कि मेरे यहाँ का SpO2 कम हो रहा है तो मुझे तुरंत एडमिशन चाहिए। अब हर किसी को तो हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, कहीं तो भी न्यूज़ में पढ़ी हुई, कहीं तो भी लिखा पढ़ा हुआ याद रखना ये भी इम्पॉसिबल होता है। तो इस चीज़ के लिए हमने एक कंट्रोल रूम जो बनाया था, ये कंट्रोल रूम का ये जरिए ऐप का यूज़ हुआ था। तो ये कंट्रोल रूम पे हम लोग सभी हॉस्पिटल की पोजीशन लेके कि आज फलाना हॉस्पिटल में इतने बेड्स है, उसमें से इतने ऑक्सीजन बेड्स है, ये ऑक्यूपाइड है, ये वैकेंट है, वेंटिलेटर्स कितने हैं, ICU कितने हैं, तो हम लोगों को इसकी जानकारी तुरंत दे सके। लेकिन फिर भी तब भी ऐसी एक मौका आ गया था कि जब ऑलमोस्ट हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की बेड्स की संख्या और पेशेंट्स की संख्या ये थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट होने लग गया। मतलब पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा रही, उतने ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स ये नहीं थे। तो तब एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें फिर से इंटरवेन करके दखल लेके हमने उस पर जो CCC होते हैं, मतलब कोविड केयर सेंटर, जैसे होटल्स को भी हमने कोविड केयर सेंटर के रूप में किया, किसी सभागृह है, कोई कम्युनिटी हॉल्स है, इन लोगों को भी हमने, इन प्लेसेस में भी हमने कोविड केयर सेंटर्स की परमिशंस देना शुरू किया। मतलब जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है या असिम्टोमेटिक है लेकिन अलग रहना चाहते हैं, पे करना भी उनके लिए पॉसिबल है, तो ऐसे लोगों के लिए ये CCC में जैसी अवेलेबिलिटी हो गई तो जो बड़े हॉस्पिटल्स थे वहाँ के कुछ बेड्स खाली रहने लगे। तो जाके जो पेशेंट्स को सीरियसनेस है, जिनको हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको वो अवेलेबल होना चाहिए। सेम थिंग वी ऑपरेटेड आवर हमारे जो महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स है, इंदिरा गांधी रुग्णालय, बाजपावली, हमारा KT नगर आयुष आइसोलेशन, ये जो हमारे एस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स हैं, ये छोड़े हम लोग जिसे कोविड के टर्मिनोलॉजी में DCHC कहते हैं, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स। तो ये यहाँ पर हम लोग जैसे जो हमारे टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स है, JMC वगैरह बड़े हॉस्पिटल्स, वहाँ ट्रीटमेंट लेके जब पेशेंट थोड़ा सा नॉर्मल सा हो जाता था लेकिन उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन और 4-8 दिन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से हम लोग वो पेशेंट को शिफ्ट कर लेते थे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, आगे में उनको ऑक्सीजन और मॉनिटरिंग हमारे यहाँ करते थे और वहाँ से डिस्चार्ज करते थे। तो हमारा JMC के साथ रहो, IGMC के साथ रहो, गवर्नमेंट के साथ रहो, स्टेट के साथ रहो, एम्स जैसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के साथ रहो, पुलिस विभाग के साथ रहो, एक अलग सा कॉन्टैक्ट, अलग से रिलेशंस जुड़ गए, जिस पे हम लोग कहते हैं कि बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या रहा था ना, वो हम लोग आ चुके थे। आज भी हम लोग देखिए पुलिस विभाग के साथ हम मिलकर टेस्टिंग करते हैं। अभी जो अपना लॉकडाउन शुरू था तो लोग बगैर काम के भी घूमना शुरू कर दिए थे। तो हमारे CP साहब ने इनिशिएटिव लेके हमारे कमिश्नर साहब से डिस्कस करके दोनों ने मिलके एक छोटा सा प्लान बनाया कि जो फालतू ही घूम रहे हैं उनको बैरिकेड पे रोक दो, गेट देम चेक, उनको वहीं पर टेस्ट कर लो, क्वारंटाइन करो, अगर वो पॉजिटिव आते तो क्वारंटाइन कर लो। तो ऑटोमेटिक रास्ते पर बगैर काम के घूमने वाले जो लोग हैं वो रुक गए। तो वो अभी भी हम लोग चला रहे थे, मतलब अभी तक हम लोग उसको चला रहे हैं। तो ये जो अलग अलग आइडियाज़ थी जो और शहरों में नहीं होगी, ये नागपुर में अलग अलग ये आइडियाज़ करने के कारण हमें सक्सेस रही। फॉर्चुनेटली ऐसे इंटेलिजेंट पीपल जो टॉप लेवल्स पे है वो आके नागपुर में उस समय है, इस वजह से ये कोऑर्डिनेशन, वी आर फॉर्चुनेट टू वर्क विद देम। और एक हमारा एक अलग था, रेलवेज
रेलवे से भी हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। रेलवेज का हॉस्पिटल है जिसके लिए DCAC किया, रेलवेज के बोगीज में हमने कोविड केयर सेंटर बना केयर सेंटर, हाँ कोविड केयर सेंटर बना लिया। 10-11 बोगीज, देखिए एक बोगीज में काफ़ी कोचेस होते हैं, उसको कन्वर्ट कर दिए कोर्ट्स में और उसको वहाँ कोविड केयर सेंटर, ताकि लोगों को वहाँ पर मतलब ओवरऑल सबका एक कंट्रीब्यूशन रहा इस वजह से। हाँ कंट्रीब्यूशन तो रहा, लेकिन अलग अलग आइडियाज़ भी लोगों ने उसमें फ्लोट किए, उसके कारण हम बहुत अच्छा काम इसमें। सर सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक आखिरी क्वेश्चन और वो है मैसेज क्या रहेगा आपका थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए? देखिए अभी जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में हम लोग बहुत बुरी तरह फेस कर चुके हैं। काफ़ी लोगों ने अपने परिवार के सदस्य, अपने फ्रेंड्स सर्कल, इनको किसी ना किसी वजह से खो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें नज़र के सामने रखते हुए थर्ड वेव को हमने बहुत सीरियसली तैयारी करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो कि वो हम कर रहे हैं। क्लिनिकली तैयारी करना जो हॉस्पिटल्स और इनका काम है, वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन सिटीजन्स ने भी कोऑपरेट करना चाहिए, तैयारी रखना चाहिए। जैसे ही अगर ऐसा कुछ नज़र में आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर करना चाहिए, ताकि हम लोग और एक कदम उसमें आगे बढ़ें। थर्ड वेव की तैयारी के लिए जैसे कहा जाता है कि चिल्ड्रन ग्रुप को उसमें ज़्यादा अफेक्ट होने की संभावना है। हमारे यहाँ आज तक के जो पॉजिटिव चिल्ड्रंस का जो रेशो है वो ज़्यादातर बढ़ा नहीं है। तो फर्स्ट वेव से आज तक अगर हम लोग हमारे पॉजिटिव केसेस की अगर संख्या देखे जाए और उसमें कितने पॉजिटिव चिल्ड्रंस है ये देखा जाए, तो तब जो रेशो में आता था वही रेशो में आज भी है। उसमें ज़्यादा अभी हमारे हाँ अभी अफेक्ट नहीं हुआ है, हम लोग कंट्रोल कर सके, लेकिन अफेक्ट नहीं होगा ये नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को प्रिकॉशन पूरा लेना चाहिए। पर्टिकुलरली ये जो छोटा सा चीज़ है SMS, ये तो कंपल्सरीली फॉलो करना चाहिए। जहाँ क्राउडिंग प्लेस है वहाँ जाना अवॉइड ही करना चाहिए। अपने आप को बार बार टेस्ट करते रहना चाहिए। जो ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ घर में लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा भी ऐसा कुछ लगता है तो मेडिकल फैसिलिटी को अप्रोच होना चाहिए। हमारे लिए खुदा न खास्ता हमारे यहाँ काफ़ी फ्री मेडिकल सर्विसेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मेयो जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे यहाँ हैं। तो इन सब का यूज़ करके हम लोग अपने आप को थर्ड वेव से बचाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। मुझे सभी सिटीज़न से उम्मीद है कि हम लोग थर्ड वेव के लिए इससे भी ज़्यादा ज़ोर से काम कर सके, ताकि हमें वो अफेक्ट ही नहीं करे। हम लोग प्रिकॉशनरी, हम लोग प्रिवेंटिव, हम लोग ये सब क्लिनिकली ये सब चीज़ें अभी से करने लगे तो थर्ड वेव का नामो निशान यहाँ का मिट जाएगा। और एक अपील ये रहेगी, जैसे आपने कहा कि मैसेज क्या देना चाहते हैं, कि अगर आपके जाने पहचानने पड़ोस में कहीं भी 45+ उम्र के अगर कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन से बचे हैं तो उन्हें तुरंत वैक्सीनेशन कराने के लिए आग्रह कीजिए। हमारे यहाँ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीनेशन 45+ के लिए चल रहा है। अगर हम ये 45+ वालों को अगर वैक्सीनेट कर ले तो हम लोग काफ़ी हद तक शहर को कंट्रोल कर सकेंगे। आप सबके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। और उम्मीद करता हूँ कि नागपुर के पूरे विदर्भ डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के, वो आपकी बातों का ध्यान रखते हुए कोऑपरेट करेंगे और इस बीमारी को हम सब मिल के हराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस। शुक्रिया, प्लेजर, थैंक यू।